तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यूज़ करेंगे फ्रॉम किप्स। तो अभी मेरा ये कल वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है अभी तक, ठीक है। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और ऑफ कोर्स उनका रिजल्टेंट वेक्टर भी है, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल हैं। तो हमें बताना है एंगल क्या होगा इनके बीच में, ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा व्हेन द ए बी एंड रिजल्टेंट वेक्टर हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पर आप लोग एंगल फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करोगे कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद होगा फॉर्मूला, -2ab कॉस अल्फ़ा या कॉस थीटा आप लोग बोल दो। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब आप लोग पुट करके मुझे आंसर बताओ कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। यू कैन हैव योर 1 मिनट, फिर हम आगे सॉल्व करें। सो आर यू डन? हो गया है या नहीं? ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए, हमने बोला है ए वेक्टर, बी वेक्टर और जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर को अभी हमने वाई बोल दिया है, ठीक है। इन तीनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, तो मैं तीनों को ऑफकोर्स वाई बोल सकती हूँ क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना। तो वाई इज़ इक्वल टू अंडर रूट आ गया, और ए का स्क्वायर है मतलब वाई का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर है मतलब वाई का स्क्वायर, -2 ए और बी, ए हमारे पास वाई है, बी हमारे पास वाई है, और कॉस थीटा ऑफ कोर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसको अंडर रूट से निकालना है, या पहले हम अंदर वाली टर्म सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर जब प्लस होगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 2 y इंटू वाई इज़ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा। मुझे बताओ ये टू वाई स्क्वायर और 2y स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट कॉस थीटा। अंडर रूट कॉस थीटा हमारे पास बचा। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं ऑफ कोर्स हम लोग। तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर ये रहा हमारा स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आया, वाई स्क्वायर के इक्वल आया। तो बस आपको ये ही बताना था और कुछ नहीं बताना था। इट वॉज वेरी सिंपल। चलो अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। एमसीक्यूज पर बाद में जाएंगे, अभी वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस विल नेवर गिव 2 न्यूटन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच पेयर ऑफ फोर्सेस, सिर्फ पेयर लिख रही हूँ और फोर्सेस नहीं लिख रही, विल नेवर गिव, कभी भी वो 2 न्यूटन नहीं देगा। विच पेयर ऑफ फोर्सेस विल नेवर गिव 2 न्यूटन। अब हमारे ऑप्शंस हम लोग लिख लेते हैं। हमारा ए ऑप्शन है 1 न्यूटन और 2 न्यूटन। हमारा बी ऑप्शन है 1 न्यूटन 4 न्यूटन। हमारा सी ऑप्शन है 1 न्यूटन 3 न्यूटन।
आप लोगों को बताना है कौन सा पेयर ऑफ फोर्सेस कभी भी हमारे पास क्या नहीं देगा, 2 न्यूटन नहीं देगा। अब ये आपके पास आ गया, मुझे बताओ, सॉल्व करो, टेक योर टाइम एंड देन लेट मी नो अबाउट योर आंसर। When you are done, please let me know your answer. What's your answer? A. ठीक है, अपना आंसर बताओ। चलो इतना टाइम नहीं देंगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन पूछा था विच पेयर ऑफ फोर्सेस विल नेवर गिव 2 न्यूटन, मतलब कौन सी पेयर ऑफ फोर्सेस जो हैं हमारे पास वो कभी भी हमें पर 2 न्यूटन का आंसर नहीं देंगी। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो हम पहले इसकी मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इसका कितना आ सकता है। तो मैक्सिमम कैसे लेंगे, a प्लस बी करके। तो a वेक्टर 1 न्यूटन, b न्यूटन 2 न्यूटन, 1 प्लस 2 इज़ 3 न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम आ रहा है ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मैक्स है, तो इसका मिनिमम भी तो फाइंड करना पड़ेगा। मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, b माइनस ए। तो b माइनस ए, बी क्या है हमारे पास 2 है और माइनस ए क्या है 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर हमारे पास आया 1। तो 1 है हमारे पास मिनिमम में। तो अगर मैं इसकी रेंज बनाऊँ, 1 मिनिमम है, 2 हमारे पास 3 तक आ सकता है आंसर। तो मुझे बताओ क्या इसमें 2 इंक्लूडेड होगा? ऑफ कोर्स 2 इंक्लूडेड है, तो ए तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि रेंज हमारी है 1 to 3, मतलब 2 तो इसमें लाइक कर रहा है ना, तो ये तो हमें 2 न्यूटन दे सकता है। ऑप्शन बी को देखते हैं। 1 + 4 अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो मैक्स आ गया मेरे पास 5। मिनिमम क्या आएगा बताओ आप लोग? 3। तो मुझे बताओ इसमें से क्या हमारे पास वो है, 2 इंक्लूडेड है? नो, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, मतलब मिनिमम जो स्टार्ट हो रहा है वो ही 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 कहाँ से देगा? तो 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर, 2 नॉट इंक्लूडेड। तो हमारे पास हमारा आंसर तो आ गया। अब आप लोग थर्ड और फोर्थ भी ऑप्शन सॉल्व करके ऑफ कोर्स चेक कर सकते हो, लेकिन हमारा आंसर इज बी, विच मीन्स हमारा जो ये पेयर ऑफ फोर्सेस है 1 न्यूटन और 4 न्यूटन का, वो कभी भी हमारे पास रिजल्टेंट में 2 न्यूटन नहीं दे सकता, वो 3 to 5 की रेंज में ही कोई आंसर देगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अभी हम एक और क्वेश्चन पर करते हैं और फिर हम एमसीक्यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 इज़, प्याज का हमारे पास क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग, 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट, दिया हुआ है कि जो वेक्टर है p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r, ये 3 वेक्टर्स हैं जिनको हम सम ऐड कर रहे हैं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0, मतलब नल वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर्स, इनमें से 2 वेक्टर्स, इन तीनों वेक्टर्स में से 2 वेक्टर, मतलब p q r में से कोई 2 ऐसी वेक्टर्स हैं r इक्वल, तो कोई 2 वेक्टर्स इक्वल हैं आपस में, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है इनका। किसके इक्वल है? 2 इन
मैग्नीट्यूड, इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड में इन तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर्स आपस में बराबर है। अब क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर, जो इनमें से ऑफ कोर्स रह गई वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर, थर्ड वेक्टर का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा इज √2 टाइम्स दैट ऑफ अदर टू वेक्टर्स, दैट ऑफ अदर टू वेक्टर। अगर वो दो वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है तो फिर हमारे पास जो थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो √2 टाइम्स होगा उन दो वेक्टर्स के, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना है, टू वेक्टर्स। प्यास में इजी क्वेश्चंस नहीं आते, पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ। हम अपने ऑप्शंस लिख लेते हैं। 90 डिग्री, 135, 135, तो एंगल इनके बीच में ये होगा। फिर बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी में कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल ये होगा। फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, एंगल ये होगा। और लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री। सॉल्व करो, आंसर बताओ। तो किसी से नहीं हो रहा तो अब हम कर लेते हैं ट्राई खुद ही। देखो, हमें बोलते हैं कि इनमें से कोई भी दो वेक्टर्स होंगी जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो कोई भी दो ले लेते हैं, जैसे कि हम p और q ले लेते हैं। तो अगर p का मैग्नीट्यूड हम y लेते हैं तो q का भी मैग्नीट्यूड y लेंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और तीसरे वेक्टर का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास √2 टाइम्स फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो √2y। इतना समझ आया कि हमने क्या किया अभी तक? ठीक है, हमने ये कर लिया। अब भाई हमें बनाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हमें पता है कि हमें क्या करना है, एंगल को फाइंड करना है। तो किसी अगर हमारे पास तीनों चीज़ें दी हुई हैं तो हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि r इज़ इक्वल टू √a², मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस का 2, माइनस का नहीं सॉरी प्लस का 2pq प्लस का 2pq cos थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला था बेसिक, और ये हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब देखो r को मैंने क्या बोला है, √2y बोला है, तो y √2 भी लिख सकती हूँ ऑफ कोर्स। और अंदर क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज 2y का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस का 2pq, देखो मतलब y इंटू वाई मतलब y का स्क्वायर। अब cos थीटा। अब मुझे बताओ हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे क्योंकि मुझे √2 से बाहर लेके आना है। तो यहाँ पर भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर ली हमने, ठीक है। ये स्क्वायर से ये कट गया, अभी y के ऊपर ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। और 2 का ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये 2 बाहर आ गया अब, ठीक है। अब ये जब हमने स्क्वायरिंग की तो ये स्क्वायर से √2 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास बाहर आ गई, 2y² प्लस 2y² cos थीटा, cos थीटा ये हमारे पास आ गया। अब मुझे बताओ क्या मैं ये 2y² कॉमन ले सकती हूँ, क्या मैं ये 2y² कॉमन ले सकती हूँ? जी बिल्कुल ले सकती हूँ। तो हमारे पास बचा क्या, ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। ये 2y² से 2y² कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो डिवाइड होके तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओ गॉड, cos थीटा इज़ इक्वल टू -1 और
थीटा इक्वल्स ठीक है, थीटा इक्वल्स हमारे पास कॉस इनवर्स -1। तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए। 180 डिग्री इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि कॉस के ऊपर -1 कब आता है? जब 180 डिग्री लेते हैं। एक तो हमारे पास आंसर आया है 180 डिग्री, लेकिन 180 देखो हमारे ऑप्शंस में नहीं है, तो मतलब मुझे लगता है हमने किसी सॉल्यूशन में गड़बड़ की है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो नहीं, 1 प्लस नहीं होगा, 1 माइनस कॉस थीटा होना चाहिए। कहाँ पर? 1 माइनस कॉस थीटा होगा। यहाँ पर नहीं, फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला सही है। r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। -2ab नहीं था, -2ab देखो ये भी हमारे पास कंडीशंस हैं, कब हम -2ab लगाएंगे, कब हम +2ab लगाएंगे। माइनस हम तब लगाते जब हमारे पास एंगल जो होता ना वो हमारे पास अल्फ़ा की कंडीशन में होता। तो अल्फ़ा की कंडीशन मतलब कॉस 180 माइनस थीटा होता, लेकिन अभी हमारे पास कॉस थीटा आ रहा है तो आप प्लस ही लोगे। ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं, जब 180 आएगा तो ऑफकोर्स माइनस का साइन आना ही चाहिए, तो इस वजह से -2ab कॉस थीटा आता है जो कि 180 माइनस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है क्योंकि हमें नहीं पता हमारा एंगल क्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर हमारी थोड़ी सॉल्यूशन में कुछ हुआ है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कॉमन ना लूँ तो ये प्लस का है, वहाँ जाएगा माइनस का होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2y स्क्वायर कॉस थीटा, वो वहाँ पर जाकर माइनस होकर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज़ ज़ीरो। ठीक है, फिर ये 2y स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो मतलब ज़ीरो जब न्यूमरेटर में आ जाए तो वैसे ही आंसर ज़ीरो है। तो अब थीटा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स ज़ीरो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? कॉस ज़ीरो हमारे पास वैल्यू कब आती है? जब थीटा हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है, तो इनवर्स ऑफ ज़ीरो इज़ 90 डिग्री। तो एक हमारे पास एंगल आ गया 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी कंडीशंस को बना लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है। फॉर सपोज अगर मेरे पास ये पी वेक्टर है तो मैं इसको वाई बोल सकती हूँ, पी वेक्टर, क्योंकि हमने उसको पहले ही सपोज किया हुआ है वाई के इक्वल है। फिर क्यू वेक्टर, वो भी वाई के इक्वल है। ठीक है, और पी और क्यू के बीच में एंगल कितना बन रहा है भाई? अभी अभी हमने निकाला, सॉरी ये तो नहीं है, ये अभी अभी निकाला, 90 डिग्री का बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। अब मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप पहले तो इसको सेम ऑर्डर में बना लो। ठीक है, ये सेम ऑर्डर आ गया। अब मुझे क्या, अब मुझे फाइंड करना है एंगल दोबारा। अब कैसे मैं एंगल दोबारा फाइंड करूँगी? देखो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 2√y, सॉरी √2y आया था। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक कंडीशन आई थी। तो मुझे पता है क्या हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई है, कल ही मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी 45 45 90 डिग्री वाले पर। हमारे पास क्या होता है, अगर एक वैल्यू x है, ठीक है, मतलब अगर बेस x है, परपेंडिकुलर भी x है, तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट होता है मतलब हाइपोटेनियस होता है, तो ये हमारे पास x√2 होता है। तो क्या यहाँ पर यही कंडीशन फॉलो हो रही है? ये x है, ये x है, ये x√2 है, तो मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो भी 45 डिग्री है, और यहाँ पर जो एंगल है ये भी 45 डिग्री है। समझ आया अभी तक? नहीं, क्यों नहीं समझ आया? ये 90 जो एंगल आया था ये समझ आया? नहीं आया। पहले मुझे बताओ, ये जो 90 डिग्री आया था ये समझ आया? नहीं, ये जो आपने कैलकुलेशन दोबारा से की है ना, वो प्लीज रिपीट कीजिएगा। मैं इसको पूरा ये रिमूव कर लेती हूँ। पहली वाली तो आ गई थी जहाँ पे कॉमन लिया था। चलो मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ ना, कॉमन लेते ही नहीं है अब हम इसको। ठीक है,
मुझे बताओ यहाँ तक तो समझ आया था कि जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया था। हाँ यहाँ तक आ गया जब था। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो मेरे पास यहाँ पर अब देखो क्या आया, y 2y आ गया। y का स्क्वायर यहाँ पर आएगा और y का जब स्क्वायर ये आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉमन नहीं ले रहे, ये मुझे बताओ ये प्लस का है, वहाँ जाएगा माइनस का होगा, माइनस का। तो 2y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये कैंसिल होके प्लस माइनस ज़ीरो हो गया, 2y स्क्वायर में से माइनस करोगे 2y स्क्वायर तो ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस का कॉस थीटा। ये हमारे पास अभी तक वैल्यू आ गई। अब ये 2y स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा से, वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा, तो 0/2y स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, और जब न्यूमरेटर में ज़ीरो आ जाए तो आपको पता है आंसर क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, मुझे एंगल चाहिए तो थीटा मुझे चाहिए, तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स हो गया जब हमने उस साइड शिफ्ट किया, और ज़ीरो, तो हमारे पास कॉस की वैल्यू ज़ीरो कब मिलती है मुझे बताओ, जब एंगल 90 हो, तो ये हमारे पास थीटा 90 आया। इतना समझ आया या नहीं? यस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने अपनी डायग्राम को बनाया। सबको इतना समझ आ गया? ठीक है, अब हम अपनी डायग्राम को बना रहे हैं। देखो मैंने सपोज किया था ये मेरा कोई पीई वेक्टर है, जिसको मैंने सपोज किया था कि इसका मैग्नीट्यूड y के इक्वल है। फिर मैंने बोला था ये मेरा कोई दूसरा वेक्टर है, ठीक है, जिसको मैंने सपोज किया था कि ये q है, और इस q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो y के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हम दो वेक्टर्स को सेम मैग्नीट्यूड दे चुके थे, और जो तीसरा मैग्नीट्यूड था वो हमारे पास किसके इक्वल था, वो √2 टाइम्स फर्स्ट के इक्वल था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब मुझे बताओ जो हमने P और Q के बीच में अभी अभी एंगल फाइंड करके आए वो कितना आया था, 90। तो यहाँ तक तो कंडीशन हमें समझ आ गई। अब मुझे पता है ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, जिसकी दो हमारे पास साइड्स इक्वल हैं y के, और तीसरी साइड √2 टाइम्स y है। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि ये एक स्पेशल ट्राइंगल है 45 45 90 वाला, क्योंकि 45 45 सेम है। हाँ, तो इनकी साइड लेंथ्स भी सेम है 45 45 पर y। तो यहाँ पर भी मतलब एंगल 45 है, और यहाँ पर भी एंगल 45 है, और हमें पता है किसी भी हमारे पास उसका सम क्या होता है ट्राइंगल का, 180 के बराबर होता है। तो 145 45 ये है, तो ऑफकोर्स ये वाला 90 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्पेशलिटी ये प्रूव हो गई। अब मुझे बताओ क्या आंसर हमारे पास 45 45 90 आप लोग बोल दो कि ये आंसर है? एक मिनट, ये थर्ड वाला आंसर है? हाँ। नहीं, आप लोग नहीं बोल सकते ये, क्योंकि हमें एंगल हमेशा लेना होता है टेल टू टेल वाला, टेल टू टेल एंगल लेना है, हेड टू हेड नहीं भाई। ये हेड टू टेल एंगल नहीं लेते हम लोग, हम टेल टू टेल एंगल लेते हैं। ठीक है, तो मुझे भाई टेल टू टेल एंगल लेना है, तो आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स आप इस वाले वेक्टर को, जो हमने ये वाला वेक्टर बनाया है, क्या मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर सकती हूँ पैरेलल? ये हेड टू हेड टेल टू टेल एंगल्स का क्या मतलब है? देखो जब भी आप किसी भी वेक्टर्स के बीच में एंगल लेते हो, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लेते हो, आप टेल टू टेल एंगल लेते हो, हेड टू टेल एंगल नहीं। टेल टू टेल एंगल, ऑलवेज यू टेक टेल टू टेल एंगल। हेड टू टेल एंगल नहीं लोगे आप लोग, हेड टू हेड एंगल नहीं लोगे, सिर्फ टेल टू टेल एंगल ही लोगे आप। ये हम बेसिक्स में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अब ये मैं वेक्टर ऑफ कोर्स मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकती हूँ, तो ये मैंने ऊपर जब पैरेलल शिफ्ट किया, ठीक है, ये मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसका टेल टू टेल एंगल ले सकती हूँ ऑफ कोर्स, जो ये वाला है। तो मुझे बताओ स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के बराबर, है ना? तो 180 माइनस 45 कितना आएगा, 135। तो मतलब मेरे पास ये एंगल आ गया 135 के। अब ये तो हमारे पास टेल टू टेल एंगल आ गया, लेकिन ये भी तो मुझे टेल टू टेल एंगल ही लेना है, हेड टू टेल थोड़ी ना ले सकते हो। ये हेड है और ये किसी वेक्टर की टेल है,
तो आप ऐसे ले ही नहीं सकते। दोबारा आप इस वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करवाओगे, मतलब नीचे, तो ये हमने नीचे शिफ्ट करवा लिया। ये जब नीचे शिफ्ट हुआ तो ये ऐसे बन गया, और ये हमारे पास वेक्टर ऑफ कोर्स ऐसे था। तो अब बताओ, दोबारा टेल टू टेल एंगल लेना है, और मुझे पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 के बराबर होता है। ये 45 दिया हुआ है, तो 180 माइनस 45 135, तो मतलब ये वाला एंगल मेरे पास दोबारा 135 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास एंगल टोटल कितना बना, 90, 135 और 135। समझ आया? फिर ऑप्शन हम देख लेते हैं अब। ये रहा हमारा ए ऑप्शन। जो हमारा थर्ड एंगल था वो तो हेड टू हेड था ना? कहाँ पर हेड टू हेड था? ये जो बेस पे बन रहा है एंगल, बेस से हमारे पास कहाँ पर बन रहा है एंगल? देखो हेड टू हेड, हाँ दोबारा बोलो आप। ये जो आपने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, ये तो अच्छा आपने इस तरीके से बनाया है इसको। अभी तक कोई भी कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में? क्लास के क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। इफ़ दिस इज़ क्लियर तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम किप्स के एमसीक्यूज कर लेते हैं। लेट मी पेस्ट हियर। जब तक आपको कोई क्वेश्चन है ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो। इतना छोटा, कैन यू सी दिस? No, it's very blur. हाउ अबाउट नाउ? No, सही है बस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। एट टाइम t इक्वल्स t1 एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज v1, एक मिनट, और t टाइम 2 पर मुझे अब थोड़ा अपना साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम 2 पर हमारे पास v2 हो गया, टाइम 1 पर v1 है वेक्टर। तो मुझे अब एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, वो किस वेक्टर से दी जाएगी? या तो प्रियंका, कैन यू सेंड दिस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? ठीक है, मैं सेंड भी कर लेती हूँ। डन? डन। ओके, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम से थोड़ा रिलेटेड है, तो लीव इट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर मे बी 1 2 3 इन्फिनिट। 2 ठीक है, और 3। अब देखो, किसी भी आप एक वेक्टर को उसके इन्फिनिट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। अगर आपको पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन याद हो, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हम हेड टू टेल रूल भी बोलते थे, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें हमारे पास क्या होता था? हेड टू टेल रूल, हम बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ते जाते थे, और लास्ट वेक्टर हमारे पास क्या होता था कि मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, आप फर्स्ट वाले के टेल से टेल जोड़ो और लास्ट वाले के हेड से हेड जोड़ो। तो अब ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये कितने वेक्टर्स में ब्रेक हो रहा है? देखो इसके कितने कंपोनेंट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब ये अभी अपने इन्फिनिट कंपोनेंट्स में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, मैक्सिमम कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में बी इन्फिनिट, हमें नहीं पता कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। ओफ अल्लाह, किसकी शादी है? प्रियंका,
यस। ठीक है, अब हम हमारा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 एंड 4। कोई भी दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3 और 4 है और उसका रिजल्टेंट आया है 5। ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? एंगल क्या होगा? क्या फॉर्मूला आप यूज़ करोगे यहाँ पर? R इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला यूज़ करो, आपका एंगल आ जाएगा। खैर मैं आप लोगों की जगह होती तो मैं एक स्पेशल ट्रायंगल पर जाती 3 4 5 वाला, जो कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। आर यू डन विथ क्वेश्चन नंबर 9? हुआ या नहीं? जी, व्हाट्स योर आंसर? अब देखो आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, लेट मी सॉल्व इट। देखो अगर ए, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो ऑप्शन ए है, तो ए इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बी। बी इसका कैसे आंसर आया अभी हम देखते हैं। अभी मैं वो फॉर्मूले की तरफ नहीं जा रही, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आप उससे भी सॉल्व करोगे आंसर आपका 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करवाते हो, 1 जार 2 जार, तो ये पाई बाय 2 आंसर आया। मतलब ये अब कैसे 90 डिग्री मैंने किया, आप लोग उससे भी सॉल्व करोगे 90 डिग्री आएगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला किया कि अगर मेरे पास ये वेक्टर 3 है, ये मेरे पास वेक्टर 4 है, तो आपने ये एक स्पेशल ट्रायंगल पढ़ा होगा। जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 3 4 होता है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है रिजल्टेंट का? 5 आता है, क्योंकि आप अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में 25, 25 से बाहर आएगा तो ये 5 बनेगा। तो मतलब रिजल्टेंट 5 आ रहा है। हाँ, यहाँ पर भी रिजल्टेंट 5 आ रहा है। तो मतलब आपका ये जो ए और बी के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री का बना। तो ये 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 करो आप लोग। गिवन दैट p इज इक्वल टू a प्लस बी और q जो हमारे पास है वो a माइनस बी है, तो इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर p एंड q आर इक्वल, p और q का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, तो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? एंगल क्या होगा? इसका एंगल क्या होगा जब हमारे पास ये दोनों बराबर हैं?
आर यू डन और नॉट? करवा लूँ वरना मैं? C, I guess. ए या सी? C. ए, ठीक है, ए आप लोग बोल रहे हो। C. बी, ठीक है, आप लोग बी बोल रहे हो। कोई सी भी बोल दे, कोई डी भी बोल दे। प्रियंका सिर्फ अकेली क्लास में नहीं हूँ, मैं C बोल रही हूँ। अच्छा, सी, और सी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये कैसे आया देखते हैं। पी और क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अगर मुझे पी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मतलब ए प्लस बी, इसका ये ले लूँगी मोड, तभी तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आएगा पी। और क्यू का मैग्नीट्यूड मैं फिर कैसे लूँगी? मोड ए माइनस बी, ठीक है, वेक्टर। अब मुझे पता है पी और क्यू दोनों आपस में बराबर हैं, तो ए प्लस बी बराबर है ए माइनस बी के, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? ऑफ कोर्स इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का 2ab आएगा, क्यों? क्योंकि b माइनस का है, तो माइनस का 2ab कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करवाओ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवाओ, आपका आंसर जो आएगा ना कॉस थीटा, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, कॉस थीटा आपके पास आएगा 0 के बराबर, तो थीटा आपके पास आएगा कॉस इनवर्स 0। तो कॉस के ऊपर 0 कब मिलता है? जब एंगल हो 90 डिग्री, ठीक है। और 90 को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 90 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 2, तो 1 2, और ये हमारे पास आंसर आ गया पाई बाय 2। तो अब बस हमारे पास क्लास में 1 मिनट बचा है, दूसरे क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे दूँगी, आप लोग कर लेना, ठीक है।